तो इस क्लास तक हम एपी पढ़ रहे थे, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे। तो उसी कड़ी में एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं अपन। सो राइट डाउन अलॉन्ग विथ मी क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ दिस क्लास. The question number 1 is, we have to solve this equation. Solve the equation. The equation is x minus 1 into x plus x minus 2 into x plus x minus 3 इंटू नहीं सॉरी डिवाइडेड बाय x. ऐसा चलते चलते कहाँ तक? चलते चलते 1 बाय एक्स इज इक्वल्स टू 3. इस इक्वेशन को सॉल्व करना है. इक्वेशन को सॉल्व करना मतलब कि अननोन की वैल्यू निकालना. अननोन कौन है यहाँ पे? x, यानी कि हमें x के लिए सॉल्व करना है. तो गौर से अगर देखें इसको रीअरेंज करके, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? x माइनस 1, यहाँ पे लिखा हुआ है x माइनस 2, यहाँ न्यूमरेटर में x माइनस 3 एंड सो ऑन. डिनोमिनेटर में तो सभी कॉमन है, ठीक है. तो डिनोमिनेटर को ले लिया हमने कॉमन. ठीक है, तो क्या किया जाए? डिनोमिनेटर को ले लिया जाए कॉमन, और फिर इन सारी टर्म्स को ऊपर न्यूमरेटर में लिख दिया जाए. x माइनस 1 प्लस एक्स माइनस 2 प्लस एक्स माइनस 3, ऐसा चलते चलते 1 तक इज इक्वल्स टू 3. तो अब गौर से देखो, पहली टर्म यहाँ पे न्यूमरेटर में क्या है? x माइनस 1. दूसरी टर्म क्या है? x माइनस 2. तीसरी टर्म क्या है? x माइनस 3. इसका मतलब हर टर्म से एक एक कम होता जा रहा है. यहाँ से एक कम हो गया, यहाँ से एक कम हो गया, यहाँ से एक कम हो गया, ऐसे होते होते 1 तक पहुँच गया. ठीक है, इसका मतलब ये जो लिखी हुई है यहाँ पे, ये एक AP लिखी हुई है. दिस इज़ एन AP जिसका कॉमन डिफरेंस -1 है और फर्स्ट टर्म x माइनस 1 है. तो हम फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म के हिसाब से इसका सम ऑफ AP लिख सकते हैं. ठीक है, तो केवल न्यूमरेटर पे फोकस करो. डिनोमिनेटर तो इधर x इस तरफ जाके 3x हो जाएगा, तो उसकी कोई चिंता नहीं है. तो हमें सम टू द एन टर्म्स लिखना है इस AP की. तो सम टू द एन टर्म्स में क्या चाहिए रहता है? हमें नंबर ऑफ़ टर्म्स चाहिए रहती हैं. तो नंबर ऑफ़ टर्म्स तो पता नहीं हमें, क्योंकि ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकेंड है, ये थर्ड है. तो ये वाली कौन सी होगी ये हमें पता नहीं. तो लेट्स से हम बोल देते हैं कि ये nth टर्म है इसकी. दिस इज़ द nth टर्म, इसको बोल देते हैं an. ठीक है, an को कैसे लिखते हैं AP में? an को लिखते हैं a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. a कितना है? a इज़ द फर्स्ट टर्म इज़ x माइनस 1, सो x माइनस 1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी. डी कितना है? -1. ठीक है, और ये an क्या आया है? an आया है 1. तो यहाँ से हमें n की वैल्यू मिल जाएगी. किसके टर्म्स में? x के टर्म्स में. सो इसको अच्छे से सॉल्व कर लेते हैं. सो x माइनस 1 माइनस n प्लस 1. सो -1 से +1 कट गया, n इस तरफ आ गया तो प्लस में हो गया. सो n इज इक्वल्स टू x. 1 इस तरफ आ गया तो माइनस में. सो n इज इक्वल्स टू x माइनस 1. तो सम टू द एन टर्म्स क्या होता है? सम टू द एन टर्म्स होता है n/2, और या तो अपन ऐसे लिख सकते हैं 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. लेकिन अगर लास्ट टर्म और फर्स्ट टर्म पता है तो ज़्यादा बेहतर फॉर्मूला क्या है? फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, बस. सो n/2, फर्स्ट टर्म इज x माइनस 1, सो x माइनस 1, एंड लास्ट टर्म इज 1, सो 1. और n क्या है यहाँ पे? n निकाल लिया मैंने, x माइनस 1. तो n की जगह चिपकाओ x माइनस 1. ठीक है, अब इसको फर्दर सॉल्व करते तो -1 से -1 कट गया. सो दैट इज़ नथिंग बट x इंटू एक्स माइनस 1 अपॉन 2. यानी जो न्यूमरेटर में लिखा हुआ है दैट इज़ नथिंग बट, ये जो पूरी की पूरी चीज़ है, ये x इंटू एक्स माइनस 1 बाई 2 लिखा हुआ है. सो दैट मीन्स हमारे पास इक्वेशन किस फॉर्म में आ गई? न्यूमरेटर इज़ नाउ x इंटू एक्स माइनस 1 बाई 2 एंड डिनोमिनेटर तो x था, इज इक्वल्स टू 3. सो x से x कट गया, यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी. ठीक है, तो x माइनस 1 अपॉन 2 इज इक्वल्स टू 3. तो ये 2 इधर जाके मल्टीप्लाई हुआ तो ये 6 हो गया यहाँ पे. सो x इज इक्वल टू 7. ठीक है, ये आंसर हो जाएगा. जब मैथमेटिक्स में जब भी हम समथिंग अपॉन समथिंग को काट देते हैं तो
ये मान के काटते हैं कि x 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये अगर काटा है तब ये माना है कि x नॉट 0, तो ये पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, अदरवाइज सॉल्व ही नहीं हो पाएगी इक्वेशन। तो फाइनल आंसर क्या होगा इसका, x इज इक्वल टू 7। तो ये मुझे बताओ क्या ये समझ में आया सब बच्चों को? यस। फिर आगे बढ़ जाते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सो ये थोड़ा सा पेचीदा क्वेश्चन है। पेचीदा मतलब कि क्योंकि वेरिएबल्स बहुत सारे अलग अलग तरह के नाम के इसमें यूज्ड हैं, तो थोड़ा सा इसमें हाई फोकस चाहिए रहेगा। सो इन एन AP of which A is the first term, A is the first term. If the sum of first p terms is equal to 0, show that the sum of the next q terms is minus aq multiplied by p plus q divided by p minus 1। एक AP में जिसकी पहली टर्म A है, दिया हुआ है कि सम ऑफ फर्स्ट P टर्म्स इज 0, ठीक है। अच्छा, सम 0 कैसे हो सकता है? सम इस तरीके से 0 हो सकता है कि कुछ टर्म्स तो पॉजिटिव हो और कुछ नेगेटिव हो, तो उनका मिलजुल के 0 आ जाए। सो शो दैट द सम ऑफ द नेक्स्ट क्यू टर्म्स इज, अगली जो क्यू टर्म्स हैं उनका सम ये होगा, ये हमें शो करना है, ठीक है। तो सबसे पहले तो क्वेश्चन को एब्जॉर्व करो, मैं तुम्हें थोड़ा सा टाइम देता हूँ इसके लिए, 1-2 सेकेंड का। प्रोसीड करते हैं। सो द गिवन कंडीशन इज़ कि पहली टर्म ए है, बहुत बढ़िया, और सम ऑफ द फर्स्ट पी टर्म्स इज इक्वल्स टू 0। तो पहली टर्म होगी ए, दूसरी टर्म होगी कुछ, तीसरी कुछ होगी, चौथी, पांचवी, ऐसे पहुँचते पहुँचते अपन पीएथ टर्म पे पहुँचेंगे। तो दिस इज़ आवर लेट्स से पीएथ टर्म। तो इन सब का जो सम है, इन सभी का ये 0 दिया हुआ है, सम टू द पी टर्म्स इज 0, ठीक है। और उसने क्या बोला है, पी के बाद नेक्स्ट क्यू, यानी कि ये 1 2 3 4 5 6 यहाँ से लेके यहाँ तक क्यू। तो जो ओवरऑल सीरियल नंबर होगा इस टर्म का, अगर यहाँ से शुरू करके ये टोटल क्यू है, तो 0 से शुरू करके ये कौन सी टर्म होगी, p प्लस क्यू, है ना। तो अब देखो, हमें क्या बोला गया, हमें बोला गया कि ये चीज़ निकालो, इसको बोल देते हैं अपन s। सो एस पी प्लस एस इज इक्वल्स टू एस पी क्यू, शुरुआत वाली p टर्म्स का सम और p टर्म्स के बाद अगली q टर्म्स का सम, टोटल p प्लस q टर्म्स के सम के बराबर आएगा। सो एस पी प्लस क्यू इज इक्वल्स टू फर्स्ट p टर्म्स का सम दैट इज एस पी प्लस नेक्स्ट q टर्म्स का सम दैट इज s, और हमारा फोकस है इस s को निकालना, ठीक है। तो अब गौर से देखो, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि अगर फर्स्ट p टर्म्स का सम 0 है, यानी कि ये वाली चीज़ तो हो गई 0, यानी कि हमें कुल मिला के एस पी प्लस क्यू ही निकालना है। सो यहाँ से अपन ने बोला एस इज इक्वल्स टू एस पी प्लस क्यू, कि सम ऑफ पी से क्यू तक की जो टर्म्स हैं दैट इज़ नथिंग बट सम ऑफ टोटल पी से पी प्लस क्यू टर्म्स जितनी है उतनी टर्म्स का सम। तो ये बात अपने को समझ में आ गई। तो कुल मिला के अपन को इस चीज़ को किसके बराबर प्रूफ करना है, इस चीज़ को इस चीज़ के बराबर प्रूफ करना है। दैट मीन्स इट इज़ इक्वलेंट टू प्रूविंग सम ऑफ पी प्लस क्यू टर्म्स इज इक्वल्स टू, तो टू प्रूव अच्छे से लिख लेते हैं, टू प्रूव सम ऑफ पी प्लस क्यू टर्म्स इज इक्वल्स टू माइनस ए क्यू ब्रैकेट में पी प्लस क्यू
डिवाइडेड बाय p माइनस 1, ये प्रूफ करना है। ठीक है, अब क्या इन्फॉर्मेशन का यूज़ करें? इस इन्फॉर्मेशन का ही यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि और कुछ तो दिया नहीं है। सो एस पी इज इक्वल्स टू ज़ीरो। सो गिवन दैट एस पी इज इक्वल्स टू ज़ीरो, तो यहाँ से अपन सम टू द पी टर्म्स को क्या लिखेंगे? p बाई टू मल्टीप्लाइड बाय 2a माइनस 1, 2a प्लस p माइनस 1 इंटू डी। सबको याद है ये सम वाला फॉर्मूला? ऑफ कोर्स याद है, 10th में यही तो किया था। p माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल्स टू ज़ीरो। ये चीज़ ज़ीरो है, तो इसका मतलब ये ब्रैकेट के अंदर जो लिखा हुआ है ये भी ज़ीरो है। दैट इज़ 2a प्लस पी माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल्स टू ज़ीरो। तो यहाँ से d निकल के आ जाएगा। d कितना आएगा? माइनस 2a अपॉन p माइनस 1। ये d निकल के आ गया। ठीक है, अब प्रूफ क्या करना है? प्रूफ करना है s ऑफ p प्लस क्यू। सो सम ऑफ p प्लस क्यू टर्म्स विल बी नथिंग बट p प्लस क्यू बाई टू मल्टीप्लाइड बाई 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n कितना है यहाँ पे? p प्लस क्यू। सो p प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी। सो p प्लस क्यू तो एज इट इज़ लिखे रहने दिया, p प्लस क्यू बाई टू। 2a को 2a लिखे रहने दिया। ठीक है, प्लस देखना अब यहाँ पे p माइनस 1 अगर बाहर निकाल लिया जाए ब्रैकेट से, q को छोड़ दिया जाए, सो p माइनस 1 इंटू डी, और q को बाहर निकाल के d से मल्टीप्लाई करके अलग से लिख दिया जाए, तो ये बनेगा क्यू डी। ऐसा करने से क्या हुआ? ऐसा करने से ये वाली चीज़ 2a प्लस पी माइनस 1 इंटू डी ज़ीरो हो गई। ये डायरेक्टली दिख गया हमें यहाँ से, इसको ओवरऑल ज़ीरो लिख सकते हैं। सो दिस इज़ ओवरऑल ज़ीरो, ये पूरी चीज़। तो इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या हो गया? ये p प्लस क्यू बाई टू, ये चीज़ समझ में आई ना? ये ज़ीरो कैसे लिख दी? इस पर फोकस करने की बात है कि 2a प्लस पी माइनस 1 इंटू डी यहाँ से ज़ीरो आ चुकी थी। ठीक है, तो ये वाली चीज़ ज़ीरो हो गई, और बचा क्या ब्रैकेट के अंदर? केवल q इंटू डी। सो q इंटू डी, डी को क्या लिख दें? डी को लिख दें माइनस 2a अपॉन पी माइनस 1। तो माइनस 2a अपॉन पी माइनस 1। ये मल्टीप्लिकेशन में सब कुछ, तो 2 से 2 कट जाएगा, तो क्या बचा ऊपर? ऊपर बचा माइनस क्यू ए मल्टीप्लाइड बाय p प्लस क्यू अपॉन पी माइनस 1। ठीक है, ये क्या आ गया हमारा? ये आ गया राइट हैंड साइड जो हमें प्रूफ करना था। सो हैंस प्रूफ्ड। आराम से इसको एब्जॉर्ब करो, पूरा देखो ऊपर से नीचे तक, और पूछो क्या चीज़ समझ में नहीं आई। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। इस पे भी फोकस करना, मतलब सब इजी क्वेश्चंस ही हैं, बस फोकस की रिक्वायरमेंट है। सो लेट्स वॉच इट क्लोजली। इफ द सम ऑफ first four terms of a decreasing AP with rational terms रैशनल टर्म्स का क्या मतलब है? रैशनल टर्म्स का मतलब है कि इरेशनल नहीं होंगे टर्म्स, रैशनल ही होंगे। जैसे √5 नहीं होंगे, √6 नहीं होंगे, ऐसा कुछ नहीं। इरेशनल नंबर नहीं होगा, रैशनल नंबर्स की AP है। सो दैट इफ द सम ऑफ first four terms of a decreasing AP is 24 and their product is 945, then find the numbers. ठीक है, तो इस क्वेश्चन को एब्जॉर्व करते हैं। सबसे पहले क्या बोला गया कि एक डिक्रीजिंग AP है। डिक्रीजिंग AP मतलब कि बढ़ते हुए से कम हो रही है, और उसके पहले 4 टर्म्स का सम 24 है। ठीक है, और पहले 4 टर्म्स का प्रोडक्ट 945 है, तो हमें AP बतानी है। ठीक है, अच्छा 4 टर्म्स अगर हमको इमेजिन कर लें AP के, तो लास्ट क्लास में मैंने बताया था कि अगर हमने 4 टर्म्स यानी कि इवन नंबर ऑफ टर्म्स इमेजिन करने हैं, तो एक टर्म मान लो a माइनस डी, और एक टर्म मान लो a प्लस डी।
और उसके इर्द गिर्द 2 और मान लो, तो 2 क्या मानेंगे, a माइनस 3d, और इस तरफ मानेंगे a प्लस 3d। अच्छा, ऐसे क्यों माने? ऐसे भी मान सकते थे हम a, दूसरा नंबर a प्लस डी, तीसरा नंबर a प्लस 2d, चौथा नंबर a प्लस 3d, ऐसे भी मान सकते थे। लेकिन जब हम इनका सम करेंगे तो बहुत आसान हो जाएगा हमारे लिए, क्योंकि डी 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 सब कट जाएंगे, है ना। हमें तो इक्वी डिस्टेंस पे कोई भी 4 नंबर मानने हैं, तो सबसे अच्छा तरीका है कि ऊपर वाले तरीके के अनुसार हमने 4 नंबर मान लिए। ठीक है, ये समझ में आया? इससे इसके बीच में कितनी दूरी है? इससे इसके बीच की दूरी 2d है। इससे इसके बीच की कितनी दूरी है? 2d है। इससे इसके बीच की दूरी 2d है। सो ये एक AP है जिसका फर्स्ट टर्म a माइनस 3d है और कॉमन डिफरेंस 2d है। तो हमने ये 4 टर्म्स मान लिए। तो अब क्या बोल रहा है वो, कि इनका जो 4 टर्म्स का सम है वो 24 है। सो इन चारों का सम कर देते हैं। सो a माइनस 3d प्लस a माइनस डी प्लस a प्लस डी प्लस a प्लस 3d इज इक्वल्स टू 24। सो माइनस 3d से प्लस 3d कट गया, माइनस डी से प्लस डी कट गया। सो a दैट इज़ 4a। सो 4a इज इक्वल्स टू 24। तो यहाँ से सॉल्व करके a की कितनी वैल्यू आ गई? 6। तो a मिल गया हमें 6। ठीक है भाई। अब दूसरी सिचुएशन क्या बोल रहा हूँ, उनका प्रोडक्ट 945 है, यानी कि इसका प्रोडक्ट 945 है। चारों को मल्टीप्लाई कर दिया जाए अगर, तो प्रोडक्ट क्या बन के आएगा? 945। सो सेकेंड सिचुएशन इज प्रोडक्ट इज 945। सो पहला नंबर क्या है? a माइनस 3d मल्टीप्लाइड बाय दूसरा नंबर है a माइनस डी, तीसरा नंबर है a प्लस डी, और चौथा नंबर है a प्लस 3d इज इक्वल्स टू 945। अच्छा, अब तुम्हारा मन मचल रहा होगा कि अगर तुम्हें पेयरिंग करनी है, सो a माइनस 3d की पेयरिंग करोगे a प्लस 3d से, सो a स्क्वायर माइनस 9d स्क्वायर आएगा। सो दिस वुड बी a स्क्वायर माइनस 9d स्क्वायर। और इसकी पेयरिंग करोगे a माइनस डी की a प्लस डी के साथ, तो यहाँ पे क्या आएगा? a स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 945। ठीक है, अब कैसे सॉल्व करें आगे? कुछ नहीं, a स्क्वायर को कुछ t बोल दो और d स्क्वायर को कुछ सॉरी u बोल दो। u और v ज़्यादा पेयरिंग में जमते हैं। सो a स्क्वायर को u बोल दो और d स्क्वायर को v बोल दो। तो ये हमारे सामने जो सिचुएशन लिखी हुई है, दिस इज़ नथिंग बट u माइनस 9v मल्टीप्लाइड बाय u माइनस v इज इक्वल्स टू 945। अच्छा, a की वैल्यू तो हमें पता है क्योंकि a 6 है। सो a स्क्वायर इज़ 36, दैट इज़ u इज इक्वल्स टू 36। सो ये क्या बन गया हमारे पास? 36 माइनस 9v मल्टीप्लाइड बाय u इज़ 36 माइनस v इज इक्वल्स टू 945। अच्छा, यहाँ पे एक और बात पकड़ में आई कि 36 और 9 में से कुछ कॉमन लिया जा सकता है, दैट इज़ 9। सो 9 कॉमन ले लिया तो यहाँ क्या बचेगा? 4, और यहाँ का बचेगा 1। तो 4 माइनस वी, और यहाँ बचा 36 माइनस वी इज इक्वल्स टू 945। यानी कि इस 9 से इसको डिवाइड किया। सो 9 1 ज़ा 9, 9 5 ज़ा 45। सो 105 आया इस तरफ। अब इसको सॉल्व करने के लिए हम शुरू हो गए। कैसे शुरू हो गए? क्वाड्रेटिक बनाने की कोशिश की। सो सबसे पहले तो दोनों को पलट के लिख देते हैं, तो दोनों से माइनस माइनस बाहर आएगा तो माइनस से माइनस कट जाएगा। सो दिस इज़ नथिंग बट v माइनस 4 इंटू वी माइनस 36 इज इक्वल्स टू 105। तो अब क्या किया जाए? अब खोला जाए। v स्क्वायर, v से v मल्टीप्लाई हुआ तो v स्क्वायर, v से माइनस 36 मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस 36v, माइनस 4 से v मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस 4v, और 36 से 4 मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस माइनस प्लस। सो 36 इंटू 4 इज इक्वल्स टू 105। ठीक है, फिर और सॉल्व किया इसको। v स्क्वायर माइनस 36 माइनस 4, सो दैट वुड बी माइनस 40v। ठीक है, और 36 इंटू 4 को यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। 36 इंटू 4, 4 6 ज़ा 24, 4 3 ज़ा 12, 13 14, तो यह है अपने पास 144। 144 में से 105 आके माइनस होगा। सो 105 माइनस होगा तो कितना आएगा? 9 3 39।
सो प्लस 39 इज इक्वल्स टू 0। अब बहुत आसानी से स्प्लिटिंग दिखाई दे रही है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ -40 है, सम और प्रोडक्ट है 39। तो स्प्लिटिंग कर देंगे इसकी, वी स्क्वायर माइनस 39v माइनस वी प्लस 39 इज इक्वल्स टू 0। सो यहाँ पे v माइनस 39 माइनस वी -1 v माइनस 39 इज इक्वल्स टू 0। तो v इज इक्वल्स टू 1 आ गया, या v इज इक्वल्स टू 39 आ गया। अब v क्या था, v तो नहीं चाहिए था हमें, v वॉज नथिंग बट डी स्क्वायर, d चाहिए था। तो इसका मतलब डी स्क्वायर 1 आया है या डी स्क्वायर 39 आया है। तो यहाँ से दो वैल्यूज़ पॉसिबल हैं, या तो d इज इक्वल्स टू +1 या तो -1, क्योंकि अगर हम -1 का स्क्वायर करें तब भी बनाएगा, 1 का स्क्वायर करें तब भी बनाएगा। सो d इज इक्वल्स टू 1 और d इज इक्वल्स टू -1। यहाँ से भी दो वैल्यूज़ पॉसिबल हैं, d इज इक्वल्स टू -√39 एंड d इज इक्वल्स टू +√39। तो अब सवाल में क्या दिया हुआ है, रैशनल टर्म्स होने चाहिए। पहली टर्म अगर रैशनल आई है 6, तो कॉमन डिफरेंस भी रैशनल होना चाहिए, तभी जो AP है वो रैशनल बनेगी। तो इसको काट देंगे अपन, ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि √39 इज़ इर्रेशनल। सो √39 इज़ इर्रेशनल। इनफैक्ट प्लस माइनस √39 दोनों ही इर्रेशनल है, तो इस वजह से इसको डिस्कार्ड कर दिया। और एक और चीज़ कही गई है कि ये डिक्रीजिंग AP है, मतलब कॉमन डिफरेंस नेगेटिव आएगा, घटती है ये AP। तो इसको भी डिस्कार्ड कर देंगे, ये वाला आंसर होगा। इसको क्यों डिस्कार्ड कर दिया, क्योंकि गिवन AP इज़ डिक्रीजिंग, तो कॉमन डिफरेंस नेगेटिव होना चाहिए तभी डिक्रीजिंग होगी। तो इसका मतलब फाइनली व्हाट वी हैव, a इज इक्वल्स टू 6 एंड d इज इक्वल्स टू -1। सो अपनी AP क्या होगी, फाइनल आंसर, पहली टर्म 6, ठीक है, नहीं सॉरी, पहली टर्म क्या थी, पहली टर्म थोड़ी 6 थी, पहली टर्म तो थी a माइनस 3d। फर्स्ट टर्म जो हमने मानी थी वो क्या मानी थी, वो मानी थी a माइनस 3d। सो फर्स्ट टर्म वॉज a माइनस 3d। सो फर्स्ट टर्म इज a माइनस 3d। So what is a? A 6 minus 3 into d is what, -1. So 6 plus 3 that is 9. So first term is 9, ठीक है। और कॉमन डिफरेंस कितना था, कॉमन डिफरेंस था -2, कॉमन डिफरेंस वॉज 2d। देखो यहाँ पे 2d था कॉमन डिफरेंस, सो दैट इज 2d, यानी कि 2 इंटू -1। तो इसका मतलब पहली टर्म हो गई 9, दूसरी टर्म माइनस 9 में से -2 घटा, कॉमन डिफरेंस -2 होगा तो 9 में से -2 घटा बढ़ा देंगे, यानी कि 7 हो जाएगा, फिर 2 और घट जाएगा तो 5 हो जाएगा एंड सो ऑन। तो ये है अपनी AP, दिस इज़ द आंसर। तो इस क्वेश्चन को एब्जॉर्व करो ज़रा अच्छे से, ऊपर से नीचे तक। दो कंडीशंस दी हुई थी कि एक सम 24 के बराबर है और एक प्रोडक्ट 945 के बराबर है, तो उन दोनों को अप्लाई करके अपन ने निकाल लिया। अच्छा, अगर ऐसे मानते चार टर्म a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d, तो भी हो जाता, लेकिन क्योंकि यहाँ पे हमें इसका फ़ायदा मिल गया, a माइनस 3d की पेयरिंग बन गई a प्लस 3d के, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर वाला फॉर्मूला लग गया यहाँ पे, तो यहाँ नहीं लग पाता वो, और फिर क्वाड्रेटिक में बहुत ज़्यादा आ तो जाता आंसर लेकिन तकलीफ़ होती। तो ऐसे एज्यूम करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, ईजीली आएगा आंसर। तो इसको नोट करो और अच्छे से एब्जॉर्व करो। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये AP वाले फंडे तो सारे हमने 10th में पढ़ रखे हैं, 10th के ही फंडों को हम बस क्वेश्चन में अब थोड़ा सा इधर से उधर कर रहे हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, दो AP दी हुई हैं, एक AP है 2, 5, 8, 11, 14 एंड सो ऑन टिल 59, और दूसरी AP है 2, 7, 12, 17 एंड सो ऑन टिल 497, ठीक है। तो ये पहली AP है और ये दूसरी AP है, तुम्हारे सामने है, तो तुम कॉमन डिफरेंस
और फर्स्ट टर्म आसानी से बता सकते हो, लेकिन वो सवाल नहीं है। सवाल है कि फाइंड द नंबर ऑफ कॉमन टर्म्स बिटवीन दीज टू एपीज। इन दो एपी के बीच में अपन को कॉमन टर्म्स कितनी है ये बतानी है। ये बात समझ में आ रही है? जैसे एक तो कॉमन दिख ही रही है कि 2 इसमें भी है और 2 इसमें भी है, ठीक है। तो ऐसे कितनी कॉमन टर्म्स होंगी जो दोनों एपी में कॉमन होंगी। तो नंबर ऑफ टर्म्स बतानी है जो दोनों में कॉमन हो जाए। तो एक बार तो थोड़ा कुछ सोचो, क्या सोच पा रहे हो। एक दो हाथ पैर मारो ज़रा इसमें। एकदम शुरुआत से समझने की कोशिश करते हैं कि लेट से हम नंबर लाइन पे प्लॉट करते हैं AP1 को। सो पहला नंबर है 2, अगला नंबर है 5, फिर है 8, फिर है 11, फिर है 14। तो AP को अगर नंबर लाइन पे प्लॉट करेंगे तो वो इक्वी डिस्टेंट होते हैं, और वो डिस्टेंस कितना है पहले वाले केस में 3 का, 3 3 3 एंड सो ऑन। अच्छा, अगली AP भी यहीं से शुरू हो रही है, तो उसको दूसरे कलर से मार्क कर लेते हैं कि पहली टर्म उसकी 2 यहीं पे आएगी, दूसरी टर्म कहाँ पे 7 पे आएगी, मतलब यहाँ पे कहीं पे, ठीक है। तीसरी टर्म कहाँ पे आएगी, तीसरी टर्म आएगी 12 पे, यानी कि यहाँ पे कहीं पे। चौथी टर्म 14 पे आएगी, यानी कि यहाँ पे कहीं पे। अच्छा, इनकी पहली टर्म कब कोइंसाइड होगी, पहली टर्म कोइंसाइड होगी 15 पे, ठीक है, मतलब 15 के डिफरेंस पे। सो पहली AP के मुताबिक एक और टर्म लिख लेते हैं। 14 के बाद 3 और जोड़ेंगे तो कितना होगा, 17, ठीक है। 12 के बाद 5 और जोड़ेंगे तो कितना होगा, 17, यानी कि दोनों ही टर्म 17 पे कोइंसाइड होंगी। अच्छा, ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि पहले में डिफरेंस तो 3 3 का है, दूसरे में डिफरेंस 5 5 का है, ठीक है। इसका मतलब हम एक ऐसी AP लिख दें जिसका कॉमन डिफरेंस 15 हो जाए, इन दोनों का LCM, तो वो उसके टर्म्स पहली AP में भी आएंगे और दूसरी AP में भी आएंगे। ये बात समझ में आ रही है? देखो फिर से बोलता हूँ मैं ये बात को, कि पहली AP में कॉमन डिफरेंस कितना है, 3, AP1 में। दूसरी AP का कॉमन डिफरेंस कितना है, 5। तो इसका मतलब एक अपन तीसरी AP बनाए जिसका कॉमन डिफरेंस 15 आ जाए, तो उस AP के सारे टर्म्स AP1 में भी आएंगे और AP2 में भी आएंगे। ये बात समझ में आ रही है? ये समझ में आ गया तो बस काम बन गया। तो 3 और 5 का LCM क्या है, LCM ऑफ 3 एंड 5 इज़ 15, यानी कि कॉमन टर्म्स will themselves form an AP with first term as 2 and common difference as 15, ठीक है। तो हम एक तीसरी AP बना देते हैं जिसकी पहली टर्म 2 है और कॉमन डिफरेंस 15 है, तो अगली टर्म होगी 17, फिर अगली टर्म होगी 32, फिर अगली टर्म, ऐसे चलते चलते हमें कॉमन टर्म्स लिखनी है। सो कॉमन टर्म्स पहली AP ही छोटी है, 59 से तो ज़्यादा हो नहीं सकती कॉमन टर्म्स। सो लास्ट टर्म जो भी आएगी इस AP की, वो 100% 59 के बराबर होगी या 59 से छोटी होगी, ठीक है। तो नंबर ऑफ टर्म्स जो इस AP के होंगे वही अपना आंसर होगा, N इज़ द आंसर। ये कॉन्सेप्ट है, ये समझ में आया? अगर ये समझ में आया फिर तो इसके बाद कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ तक मेरे को बोलो कि समझ में नहीं आया, तो फिर मैं अलग तरीके से फिर समझाने की कोशिश करूँगा, और अगर समझ में आ गया तो लेट्स मूव ऑन। सर आगे समझ एवरीवन, दिव्या समझ में आया ये? सुनीता, हाँ सर। सुनीता की आईडी से जो है उसका नाम क्या है, प्लीज़ लेट मी नो योर नेम। क्या ये निधि है या ये चारवी है? तो शायद आपकी आवाज नहीं पहुंच रही है।
हाँ मेरी आवाज़ नहीं पहुँच रही है शायद, या उनका माइक ऑफ है। चलो कोई बात नहीं, तो अपन को क्या एन निकालना है यहाँ से। सो एन निकालने के लिए क्या करें, ये आखिरी टर्म 59 से कम होनी चाहिए, तो चलो इस 59 ही बोल देते हैं nth टर्म। सो ए एन इज इक्वल्स टू 59। अगर कुछ फ्रैक्शन में आ गया तो उससे थोड़ा सा पहले देख लेंगे, एन नेचुरल नंबर होना चाहिए। सो व्हाट इज़ ए एन इज़ नथिंग बट ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। सो इसको 59 किया वन ने। ए क्या है यहाँ पे 2 प्लस एन माइनस वन, एन कितना है वही तो निकालना है। सो एन माइनस वन इंटू डी, डी इज़ 15 इज इक्वल्स टू 59। सो यहाँ से सॉल्व किया तो 59 में से 2 माइनस हुआ तो इधर आया 57, और 15 से डिवाइड किया और प्लस वन कर दिया तो ये एन आ जाएगा। तो देखो 57/15, 15 वन 15, 15 टू द 30, 15 3 द 45 एंड 15 4 द 60 हो जाता है। ठीक है, तो ये 3 पॉइंट समथिंग आएगा। सो 3 पॉइंट समथिंग प्लस वन, सो दैट विल बी 4 पॉइंट समथिंग। इसका मतलब n की वैल्यू 4 पॉइंट समथिंग आ रही है, यानी कि n 4 होगा। उससे कम पे ही ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि अगर 5 ले लिया तो फिर तो 59 से ज़्यादा हो जाएगा। सो आंसर इज n इज इक्वल्स टू 4। देयर आर 4 कॉमन टर्म्स, देयर आर 4 कॉमन टर्म्स। ठीक है, तो नोट कर लो इसको। लेट्स मूव टू द ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, इसको शॉर्ट में जीपी बोलते हैं। ठीक है, तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में क्या था, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में एक निश्चित चीज़ हर टर्म में ऐड हो रही थी। यहाँ पे एक निश्चित चीज़ हर टर्म में मल्टीप्लाई होगी, है ना। तो जैसे वहाँ पे कॉमन डिफरेंस होता था, यहाँ पे कॉमन रेशो होगा। तो जैसे फॉर एग्जांपल एक AP लिखता हूँ मैं यहाँ पे। AP था 2, फिर 2 और जोड़ दिया 4, फिर 2 और जोड़ दिया 6, फिर 2 और जोड़ दिया 8, तो ये एक AP बन गया। क्यों है ये AP? क्योंकि इसके और इसके बीच में डिफरेंस 2 का है, इसके और इसके बीच में डिफरेंस 2 का है, सबके बीच में डिफरेंस 2 का है। लेकिन AP में मल्टीप्लिकेशन होगा कॉमन रेशो का। तो जैसे एक AP GP लिख के बताता हूँ मैं, जिसकी फर्स्ट टर्म 2 है, सेकेंड टर्म 2 मल्टीप्लाई कर दिया, तो 2 मल्टीप्लाई किया तो 4 आएगा, फिर इसमें 2 और मल्टीप्लाई कर दिया तो 8 आएगा, फिर 2 और मल्टीप्लाई कर दिया तो 16 आएगा, फिर 2 और मल्टीप्लाई कर दिया सो 32 आएगा, फिर 2 और मल्टीप्लाई कर दिया तो 64 आएगा, एंड सो ऑन। तो ये जो 2 है, दिस इज़ द कॉमन डिफरेंस। तो बोलेंगे नहीं, अब डिफरेंस तो है नहीं, ये मल्टीप्लाई कर रहे हैं अपन, इसका मतलब दिस इज़ कॉमन रेशो, कॉमन रेशो। ठीक है, एक और एग्जांपल लिखें। ज़रूरी नहीं कि 2 ही हो, कुछ भी हो सकता है। जैसे पहली टर्म हो जाए लेट से 1 हो जाए और कॉमन रेशो हाफ हो जाए। सो जब 1 को मल्टीप्लाई किया 1/2 से तो 1/2 आया, फिर 1/2 को फिर से मल्टीप्लाई किया 1/2 से, सो 1/4 आया, फिर से 1/2 से मल्टीप्लाई किया तो 1/8 आया, फिर से मल्टीप्लाई किया 1/2 से तो 1/16 आया। तो ये भी एक GP का एग्जाम्पल है। ठीक है, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं अपन। एक और लिख लेते हैं कि 9 है पहली टर्म और डिवाइड हो रही है 3 से। सो पहली टर्म 9, यानी कि हमने डिवाइड की 3 से, यानी कि मल्टीप्लाई किया 1/3 से। सो सेकेंड टर्म आई 3, फिर थर्ड टर्म को फिर से मल्टीप्लाई किया 1/3 से, तो 3 मल्टीप्लाइड बाई 1/3 इज़ 1, फिर से मल्टीप्लाई किया 1/3 से तो कितना है 1/3, फिर से किया तो 1/9, फिर से किया तो 1/27 एंड सो ऑन। ये भी एक GP का एग्जांपल है। तो GP में जो कॉमन रेशियो होता है वो देखने वाली बात है कि हमको नेक्स्ट टर्म से पहली टर्म को डिवाइड करना है। अगर अदर वे राउंड कर दिया तो फिर दिक्कत हो जाएगी। जैसे 3 डिवाइडेड बाय 9 करना है तब 1/3 आएगा। गलती से मान लो सपोज़ हमने 1/9 से 1/27 को डिवाइड कर दिया, 1/9 से 1/27 को डिवाइड कर दिया तो 27 ऊपर पहुंच जाएगा, 27/9 तो ये 3 हो जाएगा। लेकिन कॉमन रेशो 3 नहीं, कॉमन रेशो तो 1/3 है। तो हमेशा हमें अगली वाले से पहले वाले को डिवाइड करना है, तब कॉमन रेशो निकल के आएगा। ये बात समझ में आ रही है ना। कहने का मतलब जो प्रीसीडिंग टर्म है वो डिनोमिनेटर में होनी चाहिए कॉमन रेशो को निकालने के लिए। जैसे AP में भी हमको सीक्वेंस का इम्पोर्टेंस समझ में आता था
कि जैसे दो सक्सेसिव टर्म्स हैं 4 और 6, तो कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए 6 माइनस 4 करें या 4 माइनस 6 करें। तो हम 6 माइनस 4 करते थे, आगे वाली टर्म से पीछे वाली टर्म को डिवाइड करते थे। सिमिलरली यहाँ पर भी आगे वाली टर्म से पीछे वाली, ऊपर गलत बात कही मैंने, 6 माइनस 4 AP में आगे वाली टर्म से पीछे वाली टर्म को सब्सट्रैक्ट करते थे, तो GP में आगे वाली टर्म से पीछे वाली टर्म को डिवाइड करेंगे, है ना। कभी ऐसा मत कर देना 32 डिवाइडेड बाय 64 कॉमन रेशो निकालने के लिए, हमेशा 64 माइनस 32 ही होगा। तो इस बात को अपन नोट कर लेते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट लिखो, द सीक्वेंस in which ratio of any two consecutive terms is constant is called geometric progression GP। ठीक है। और सेकेंड पॉइंट कि जो कांस्टेंट रेशो आ रहा है वो हमको आगे वाला डिवाइडेड बाय पीछे वाला करना है, तब उसको कॉमन रेशो कहेंगे। सो दिस कांस्टेंट रेशो that is preceding term should be in denominator is called common ratio ठीक है। तो अगर हमको एक जनरल GP लिखनी है जिसकी फर्स्ट टर्म A है, तो नेक्स्ट टर्म क्या होगी, A इंटू दैट कॉमन रेशो, अगर R कॉमन रेशो है तो। फिर अगली क्या होगी, A इंटू आर स्क्वायर, फिर अगली क्या होगी, A इंटू आर क्यूब, अगली A इंटू आर की पावर 4 एंड सो ऑन। तो जनरल GP लिखने का ये तरीका है, ठीक है। सो ये थर्ड पॉइंट में लिख लेते हैं अपन कि दिस इज एन एक्सप्रेशन फॉर जनरल GP। सो a GP can be expressed like this, ठीक है। जिसमें फर्स्ट टर्म क्या है, फर्स्ट टर्म है A, दिस इज T1, दिस इज सेकेंड टर्म T2, दिस इज थर्ड टर्म। तो इसमें पैटर्न पकड़ने की कोशिश करते हैं कि किस फॉर्म में लिखी हुई है ये। सो फर्स्ट टर्म इज A, सेकेंड टर्म इज A इंटू आर, थर्ड टर्म इज A इंटू आर स्क्वायर। सो kth टर्म कैसे लिखेंगे, kth टर्म इज नथिंग बट TK। तो देखो जब 1 लिखा है तो R की पावर 0 है ना, R की पावर 0 इज नथिंग बट 1। जब 2 लिखा है तो R की पावर 1 है, जब 3 लिखा है तो R की पावर 2 है। तो K लिखेंगे तो A इंटू आर की पावर क्या आएगा, K माइनस 1, ठीक है। सिमिलरली अगर nth टर्म लिखनी है किसी GP की तो वो क्या होगी, Tn विल बी A इंटू आर की पावर n माइनस 1। ये बात समझ में आ रही है। जैसे AP की nth टर्म क्या होती थी, A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, वैसे ही GP की nth टर्म क्या होगी, A इंटू आर टू द पावर n माइनस 1, ठीक है। तो ये चीज़ अपन को याद रखनी है। तो एक छोटा सा एग्जांपल करते हैं इसमें कि फाइंड द 15th टर्म ऑफ द AP है 3 नहीं, पहली टर्म लिखते हैं GP की, AP नहीं सॉरी GP। फाइंड द 15th टर्म ऑफ द GP। फर्स्ट टर्म इज 256। नेक्स्ट टर्म इज 128, देन 64 एंड सो ऑन। ये GP है, इसकी 15 टर्म फाइंड करनी है। सो क्या फॉर्मूला है, T ऑफ n, nth टर्म इज गिवन बाय A इंटू आर टू द पावर n माइनस 1, ठीक है।
ए क्या होता है जहाँ पे फर्स्ट टर्म, सो फर्स्ट टर्म इज़ 256, सो 256। आर क्या है यहाँ पे 128 डिवाइडेड बाई 256 या 64 डिवाइडेड बाई 128 बराबर ही आएगा अगर जी पी है तो। सो आर इज इक्वल्स टू 128 डिवाइडेड बाई 256 या 64 डिवाइडेड बाई 128, तो दोनों को देखो 1/2 आ जाएगा। सो आर इज़ नथिंग बट 1/2, यानी कि आर की जगह क्या लगना है यहाँ पे 1/2। और एन क्या निकालना हमें 15th टर्म निकालनी है, तो एन की जगह क्या लिखना है 15 - 1, तो पावर क्या हो जाएगी ओवरऑल 14। सो 256 इंटू 1/2 टू द पावर 14, 2 टू द पावर 14, ये हो जाएगी इसकी 15th टर्म। फर्दर सॉल्व करके भी लिख सकते हैं इसको। 256 क्या होता है, 256 होता है 64 इंटू 2, 64 इंटू 2 नहीं, 64 इंटू 2 तो होता है 128, तो मल्टीप्लाइड बाई 2 और कर दिया जाए तो 256 हो जाएगा। और 64 क्या होता है, 64 होता है 32 इंटू 2, तो ये होता है 32 इंटू 2, और 32 होता है 2 की पावर 5, तो 2 की पावर 5 में 3 पावर और जोड़ दी, तो ये वाली चीज़ लिखी हुई है 2 की पावर 8 डिवाइडेड बाई 2 की पावर 14, ये लिखी हुई है यहाँ पे, ठीक है। तो कुल मिला के ये हो गया 2 की पावर 8 माइनस 14, यानी कि 2 की पावर -6, या ऐसे लिख सकते हैं इसको 1/2 की पावर 6। 2 की पावर 5 32 होता है, उसमें 2 और मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो 1/64। तो दिस इज़ द फाइनल आंसर। आराम से धीरे धीरे एब्जॉर्व करो इसको। 256 को कुछ नहीं, हमने 2 की पावर 8 लिख दिया, तो बस आ गया यहाँ से। तो कुल मिला के हमें ये फॉर्मूला याद रखना है, T15 इज़ नथिंग बट A इंटू कॉमन रेशो की पावर 14, ठीक है। सिमिलरली कोई बोलता है 156th टर्म बताओ, तो अब क्या लिखते हैं अपन A इंटू आर की पावर 155, क्योंकि यहाँ पे एक पावर कम हो जाती है कॉमन रेशो में, ठीक है। तो ये एक्सप्रेशन याद रखना है हमें बहुत इंपॉर्टेंटली, जैसे AP का याद है वैसे ये GP का भी हो गया। फिर आ गए अपन सम टू द n टर्म्स ऑफ GP। सो नेक्स्ट टॉपिक इज सम ऑफ द n टर्म्स ऑफ GP, n टर्म्स ऑफ GP, ठीक है। तो इसमें हमको डेरिवेशन करने वाला हूँ मैं, अभी सम निकालने वाला हूँ, लेकिन वो डेरिवेशन इंपॉर्टेंट नहीं, रिजल्ट इंपॉर्टेंट है, लेकिन डेरिवेशन भी बहुत ही लॉजिकल है। तो जैसे सम ऑफ n टर्म्स लिखना है अपन को GP के, तो क्या फर्स्ट टर्म A है, नेक्स्ट टर्म AR है, थर्ड टर्म AR² है, ऐसे चलते चलते nth टर्म क्या है, nth टर्म है A इंटू आर की पावर n-1, ठीक है। सम निकालना है, तो हमने क्या किया, इस पूरे को R से मल्टीप्लाई कर दिया। वी मल्टीप्लाइड दिस होल इक्वेशन बाय R। क्यों कर रहा है ऐसा वो भी समझ में आएगा। सो Sn को मल्टीप्लाई किया R से, सो R इंटू Sn, इधर मल्टीप्लाई किया तो ये फर्स्ट टर्म A इंटू आर हो गई, दूसरी टर्म A इंटू R² हो गई, तीसरी टर्म A इंटू R³ हो गई, और चलते चलते लास्ट टर्म A इंटू R की पावर n हो गई, क्योंकि A इंटू आर की पावर n-1 से जब हम R मल्टीप्लाई करेंगे तो दिस वाज नथिंग बट R की पावर n डिवाइडेड बाय R, है ना, क्योंकि n-1 यानी कि n ऊपर पावर में आया है और 1 नीचे पावर में आया है, उससे मल्टीप्लाई किया R को, तो R से R कट गया और क्या बचा R की पावर n। सो लास्ट टर्म विल बी A इंटू आर की पावर n। अब हमने इस टर्म को Sn को फिर से इसके नीचे लिख दिया, ठीक है। सो यहीं लिखे रहने देते हैं, ऊपर बार बार क्यों लिखें, ठीक है। और इसको माइनस कर दिया, दिस टर्म माइनस दिस टर्म, दिस इक्वेशन माइनस दिस इक्वेशन, तो ये प्लस में ये माइनस में। सो लेफ्ट हैंड साइड क्या बनेगा, Sn आया कॉमन, 1 - R आ गया, इज इक्वल्स टू AR में से AR चला जाएगा तो इससे ये कट जाएगा, AR² से AR² कट जाएगा, AR³ से AR³ कट जाएगा, सब कट जाएंगे, है ना। इससे ये, इससे एक पहली वाली टर्म कट जाएगी AR n-1,
बचेगा क्या, केवल a और a r टू द पावर n। तो यहाँ पे क्या बचेगा, a, और क्योंकि ये माइनस वाली इक्वेशन में है, माइनस में a इंटू आर की पावर n। ये तो समझ में आया? हाँ नवींद्र बोलो। ये वाला एक और बार बता दीजिए। अच्छा देखो, यहाँ तक समझ में आया था जो r से मल्टीप्लाई किया था अपन ने पूरी इक्वेशन को। कहाँ तक आ जाता है, आपकी आवाज़ ही कट रही थी। अच्छा तो देखो, इसको और अपन और बारीकी से देख लेते हैं कि जब हमने r से मल्टीप्लाई कर दिया इक्वेशन को, तो हमारे पास नीचे वाली इक्वेशन आ गई। अब इन इक्वेशन को अपन फिर से लिख लेते हैं एक बार, ताकि अच्छे से क्लैरिटी आए। सो एस एन इज़ नथिंग बट a प्लस ए आर स्क्वायर, ऐसे चलते चलते कहाँ तक, प्लस a टू द पावर a इंटू आर टू द पावर n माइनस वन। जो नीचे वाली इक्वेशन है उसको भी लिख लिया नीचे, r इंटू एस एन इज इक्वल टू, और यहाँ ए आर को ए आर के नीचे लिख लिया, मतलब एक टर्म्स शिफ्ट कर दी, जस्ट शिफ्टिंग की है ताकि अच्छे से अपन को समझ में आ जाए। तो ये वाली टर्म यहाँ पे लिख दी, अगली टर्म इसके नीचे लिख दी ए आर स्क्वायर, प्लस चलते चलते इसके नीचे ए आर टू द पावर n माइनस वन आएगा, और ये लास्ट टर्म उधर शिफ्ट हो जाएगी। सो ए इंटू आर टू द पावर n। अब सब्सट्रैक्ट करो। सो अब सब्सट्रैक्ट करने गए अपन, सो माइनस कर रहे हैं सब चीज़ों को। सो लेफ्ट हैंड साइड क्या बचेगा, एस एन माइनस आर इंटू एस एन, तो एस एन आ गया कॉमन, वन माइनस आर इज इक्वल्स टू ए माइनस ज़ीरो, तो ए के नीचे तो ज़ीरो है तो ए बचेगा, ए आर से ए आर कट जाएगा, ए आर स्क्वायर से ए आर, सब ऐसी टर्म कट जाएंगी, बस आखिरी में ये वाली टर्म बचेगी। सो दैट विल बी माइनस ए इंटू आर टू द पावर n। अब ये समझ में आया? हाँ सर। ठीक है, तो अब एस एन को अपन क्या लिखते हैं, एस एन ही था जो हमें फाइंड करना था, एस एन इज़ नथिंग बट इसमें से ए कॉमन आ गया, ए कॉमन आया तो ये बचा वन माइनस आर टू द पावर n, और नीचे वन माइनस आर भी आ गया, सो वन माइनस आर। ठीक है, अच्छा ऊपर नीचे माइनस से मल्टीप्लाई कर दें अगर, सो एस एन कैन ऑल्सो बी रिमेंबर्ड एज ए इंटू आर टू द पावर n माइनस वन अपॉन आर माइनस वन। ठीक है, तो इनमें से कोई भी फॉर्मूला अपन ने याद रख लिया, दोनों सेम ही है। सो व्हाट इज़ द सम टू द n टर्म्स ऑफ जीपी, फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाइड बाय कॉमन रेशियो टू द पावर ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स माइनस वन अपॉन कॉमन रेशियो माइनस वन। तो अगर शब्दों में इसको याद रखना है, सो एस एन इज़ नथिंग बट फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाइड बाय कॉमन रेशियो टू द पावर नंबर ऑफ टर्म्स माइनस वन डिवाइडेड बाय कॉमन रेशियो माइनस वन। तो ऐसे शब्दों में हमको इस तरीके से याद रहना चाहिए, दिमाग में फिट रहना चाहिए। ठीक है, फिर बढ़ जाते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक पे, नेक्स्ट टॉपिक मतलब कि नेक्स्ट पॉइंट पे। तो उससे पहले एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं ताकि अंडरस्टैंडिंग बने इन फॉर्मूलेस की। तो क्वेश्चन इज लेट अ जीपी इज गिवन 3 6 9 is a GP, then find first common ratio, second ninth term, third sum of first 10 terms, fourth how many minimum number of terms must be taken such that the sum exceeds 300। तो ये एक जीपी दी हुई है, ठीक है, हमें उसका कॉमन रेशो बताना है। तो ये तो तुरंत बता दोगे तुम, 6 डिवाइडेड बाई 3 दैट इज़ 2। सो आंसर ही लिख देते हैं,
फर्स्ट का कॉमन रेशियो इज़ 2. सेकेंड 9th टर्म बताना है. 9 टर्म इज़ नथिंग बट T9. सो जनरल एक्सप्रेशन अगर लिखेंगे T9 का तो वो क्या आएगा, फर्स्ट टर्म इंटू कॉमन रेशियो टू द पावर 9 minus 1 that is 8. So a into r to the power 8. So first term is 3. So 3. Common ratio is 2. 2 की पावर 8. तो ये हो जाएगी 9th टर्म. और सॉल्व कर सकते हैं फर्दर, तो ये हो जाएगी सॉल्व. कैसे करेंगे, 3 इंटू 2 की पावर 6 होता है 64, और 2 और है उसमें, तो 64 इंटू 4. सो 3 इंटू, इसको सॉल्व करेंगे तो 4 4 जा 16, 4 से 24, 25. सो इसको सॉल्व करेंगे तो 3 5 जा 6, 3 6 जा 18, 1 3 5 जा 15 16, 1 3 जा 6 7. तो दिस इज 768. सेकेंड का आंसर हो गया, 9th टर्म इज 768. फिर थर्ड का आंसर, सम टू द फर्स्ट 10 टर्म्स. तो थर्ड में सम टू द n टर्म्स का फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है a इंटू आर टू द पावर n-1 अपॉन r-1. हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा है सम टू द 10 टर्म्स. सो a विल बी 3. कॉमन रेशियो इज 2. 2 की पावर क्या चढ़ाएं, 2 की पावर 10 चढ़ाएंगे यहाँ पे, -1 डिवाइडेड बाय r-1. r इज 2 -1. सो दिस इज 2 - 1 इज 1. 2 की पावर 10 इज 256 में 4 और मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 की पावर 10 हो जाएगा. सो 3 इंटू 2 की पावर 10. तो यहाँ पे मैं 2 की पावर 10 निकाल रहा हूँ. 2 की पावर 8 होता है 256 इंटू 4. सो 4 6 है 24, 4 5 है 20, 22, 4 2 8 9 10, 1024 -1. सो 1023. सो आंसर इज 3 इंटू 1023. 3 3 is 9, 3 to the 6, 0, 3 1 the 3. So answer is 3069. ठीक है, तो थर्ड तक तो आसानी से अपन ने फॉर्मूला अप्लाई करके लिख दिया. इम्पॉर्टेंटली अपन को ये फॉर्मूले रटने हैं, इसलिए मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ बार बार. ठीक है, अब इसके बाद आ जाते हैं अपन एक अजीब से क्वेश्चन पे, दैट इज़ द फोर्थ क्वेश्चन. So how many minimum number of terms must be taken such that the sum exceeds 300? मिनिमम कितनी टर्म्स ली जाएं इस जीपी की कि सम 300 से ज़्यादा आ जाए. ठीक है, तो हमने कहा चलो n टर्म्स ले लेते हैं कि सम 300 से ज़्यादा आ जाए. सो लेट रिक्वायर्ड मिनिमम नंबर ऑफ टर्म्स बी n. ठीक है, सो कंडीशन क्या दी हुई है, इन n टर्म्स का जो सम है वो 300 से ज़्यादा आना चाहिए. तो सम टू द n टर्म्स का फॉर्मूला क्या होता है, लगाया एक बार फिर से, a इंटू आर टू द पावर n-1 अपॉन r-1. दिस शुड बी ग्रेटर देन 300. तो इसको देखो अच्छे से, a क्या है, a है यहाँ पे 3, r क्या है, r है यहाँ पे 2 की पावर n-1 अपॉन r अगेन 2, सो 2 - 1. दिस शुड बी ग्रेटर देन 300. सो 3 पॉजिटिव है तो दोनों साइड से काटा जा सकता है इन इक्वालिटी का साइन चेंज किए बिना. तो यहाँ पे बच जाएगा 100. 2 - 1 इज़ 1. सो लेफ्ट हैंड साइड क्या बचा, 2 टू द पावर n-1 इज़ ग्रेटर देन 100, या 2 टू द पावर n इज़ ग्रेटर देन 101. अब n क्या है, n तो एक सेगा नंबर है, नेचुरल नंबर है, उसकी वैल्यू 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है. तो अपन हिट एंड ट्रायल से शुरू हो जाते हैं कि कितनी वैल्यू n की रख जाएगी 101 को क्रॉस कर जाए वो. सो लेट से n की वैल्यू रैंडमली 5 रखी. 5 पे तो पता है अपन को ये क्या आता है, 32 आता है, जो कि 101 से बड़ा नहीं है, तो ये गलत. फिर n की वैल्यू 6 रखी, 6 रखेंगे तो 32 इंटू 2 दैट इज़ 64, तो वो भी 101 से बड़ा नहीं है. फिर 7 रखते हैं, तो 7 रखी तो 32 इंटू 2 64 इंटू 2, सो 64 इंटू 2 इज़ 128. सो 128 101 से बड़ा आ गया. तो हाँ भाई, तो n इज इक्वल टू 7 पे सेटिस्फाई कर रहा है, 8 पे भी सेटिस्फाई करेगा, 9 पे भी करेगा, सब पे करेगा. तो 7 से लेके हर नंबर पे सेटिस्फाई करेगा. तो आंसर क्या होगा, रिक्वायर्ड
मिनिमम वैल्यू ऑफ n इज इक्वल्स टू 7। ठीक है, n क्या क्या हो सकता है, n 7 हो सकता है, 8 हो सकता है, 9 हो सकता है, 10 हो सकता है एंड सो ऑन। हमें तो मिनिमम वैल्यू चाहिए, इसलिए 7 इसकी वैल्यू हो गई, आंसर हो गया 7। ठीक है, तो बताओ क्या ये समझ में आया? नोट करके एब्जॉर्ब करो इसको। आ गया सर। So now let's move to the next concept, that is infinite GP। इनफाइनाइट जीपी का क्या मतलब है? एक ऐसी जीपी जिसमें इनफाइनाइट टर्म्स हैं। ठीक है, इनफाइनाइट जीपी। तो जैसे ये मैंने कहा कि यार इनफाइनाइट जीपी, तो पहली टर्म हो गई 3, दूसरी टर्म हो गई 9, तीसरी टर्म हो गई 27 एंड सो ऑन। तो अगर इसका सम करेंगे इंक्रीजिंग जीपी का, बढ़ रही है जीपी, तो सम करेंगे अगर इनफाइनाइट टर्म्स तक, तो ऑफकोर्स वो इनफाइनाइट आएगी, नॉट डिफाइंड होगी वो, क्योंकि देखो 3 + 9 + 27 ऐसा बढ़ते ही जा रहा है ये तो सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ एन इंक्रीजिंग सीरीज इज नॉट डिफाइंड। तो पहला कि सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ एन इंक्रीजिंग जीपी इज नॉट डिफाइंड। ठीक है, तो क्लियरली हम इंक्रीजिंग जीपी की बात ही नहीं करेंगे यहाँ पे। अब डिक्रीजिंग जीपी की बात करें। डिक्रीजिंग जीपी का एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे फर्स्ट टर्म है 2, दूसरी टर्म है डिवाइडेड बाय 2 कर देते हैं, कॉमन रेशियो इसका हाफ है, सो 1, थर्ड टर्म इज़ 1/2, फोर्थ टर्म इज़ 1/4, देन 1/8, देन 1/16 एंड सो ऑन, चलते जा रहा है ये। सो पहली टर्म है 2, दूसरी टर्म है 1, तीसरी टर्म है 0.5, फिर 0.25। तो एक बार अच्छे से लिखते हैं ज़रा इसको। 2, दूसरी टर्म है 1, तीसरी टर्म है 0.5, चौथी टर्म है 0.5 का भी आधा, दैट इज़ 0.125, फिर 0.0625 एंड सो ऑन। तो देखो पहली और दूसरी टर्म को जोड़ा तो सम कितना आया, सम आया 3। पहली 3 टर्म को जोड़ा तो सम कितना आया, 3.5। फिर 4 टर्म को जोड़ा तो सम कितना आया, 3.5125। फिर 5 टर्म को जोड़ा तो सम कितना आया, 3.5125 में एक 6 और जुड़ जाएगा, सो 3.5725। तो अब देखो अगली टर्म, पहली टर्म में तो जब जोड़ा था पहली टर्म 2 थी, फिर जोड़ा सम पहली और दूसरी टर्म का तो 3 आया, फिर जोड़ा तो 3.5 आया, फिर 3.5 ऐसे आया, फिर 3 पॉइंट ये आया। तो अब तुम क्लियरली देख रहे हो कि पहले दूसरी टर्म को जोड़ने में तो सम बढ़ा था अच्छी तरीके से, लेकिन फिर दूसरे में नहीं इतने अच्छी तरीके से बढ़ा, फिर तो और डिमिनिशिंग तौर पे बढ़ रही हैं वैल्यूज़। तो ये सैचुरेट हो जाएगी वैल्यू, इट विल सैचुरेट। ऐसे इन्फिनिटी तक जोड़ोगे तो वो 4 के ऊपर नहीं पहुंचेगा। ये बात समझ में आ रही है? इसको ऐसे समझो, हाँ सर। इसको ऐसे समझो कि मैंने तुमसे कहा कि तुम एक काम करो, तुम्हारा टास्क है कि तुम्हारे पास एक बकेट है, ठीक है, इस बकेट में तुम्हें जितनी भी खाली है उसका आधा पानी भरना है। तो तुमने कहा ठीक है, पहले गो में तुमने कितना भर दिया, पहले गो में तुमने इसका आधा भर दिया, ठीक है। अब दूसरे गो में कितना भरोगे, जितना खाली है उसका आधा, तो इतना खाली उसका आधा फिर से भर दिया। तो यहाँ पे पहुँच गई बात, यहाँ तक, ठीक है। फिर जितना खाली है उसका आधा, तो इतना भर दिया। फिर जितना खाली उसका और आधा, फिर भर दिया। फिर जितना खाली उसका और आधा। तो ऐसे तुम भरते आओ, कभी ओवरफ्लो होगा क्या? नहीं होगा, क्योंकि कुछ ना, थोड़ा जितना ही बचा रहेगा उसका आधा उससे कम ही रहेगा। सो ऐसी सिचुएशन है कुछ ये कि इनफाइनाइट जीपी अगर डिक्रीजिंग है तो फिर उसका सम फाइनाइट आ सकता है, ठीक है। सो नेक्स्ट पॉइंट लिखते हैं अपन कि पहला पॉइंट क्या लिखा, पहला पॉइंट लिखा सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी ऑफ इंक्रीजिंग कॉमन रेशो इज नॉट डिफाइंड, लेकिन सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी विथ डिक्रीजिंग जीपी, मतलब डिक्रीजिंग जीपी बोल देते हैं उसको, मे बी डिफाइंड, मे बी
फाइनाइट। ठीक है, इसको मैथमेटिकली भी देखेंगे अपन। ठीक है, अब इसको समझने के लिए मैं उसमें एक कॉन्सेप्ट समझाना चाहता हूँ कि जैसे फॉर एग्जांपल 2 की पावर इन्फिनिटी लिखा है, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी? इसकी वैल्यू आएगी 2 को मल्टीप्लाई करना है इन्फिनिटी टाइम्स। तो 2 को अगर इन्फिनिटी टाइम मल्टीप्लाई कर दिया तब तो इनफाइनाइट ही आएगा। 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8, 8 इंटू बढ़ते ही जा रहा है वो तो। सो दिस इज़ नथिंग बट इनफाइनाइट, दैट इज़ नॉट डिफाइंड। ठीक है, सिमिलरली -2 टू द पावर इन्फिनिटी किया तो -2 इंटू -2 इंटू -2 इंटू -2 ऐसे इन्फिनिटी टाइम्स करना है। तो -2 इंटू -2 विल बी +4, +4 इंटू -2 विल बी -8। तो ऐसा चलते चलते ये बढ़ता ही जाएगा नंबर। तो या तो प्लस इन्फिनिटी आ सकता है या तो माइनस इन्फिनिटी आ सकता है। इन दोनों ही केस में क्या होगा? नॉट डिफाइंड होगा ये। ठीक है, प्लस इन्फिनिटी भी नॉट डिफाइंड है, माइनस इन्फिनिटी भी नॉट डिफाइंड है। ठीक है भैया, अब आ जाते हैं अपन एक फ्रैक्शन की पावर चढ़ाते हैं इन्फिनिटी। तो लेट्स से एक फ्रैक्शन है 1/3, उसकी पावर इन्फिनिटी चढ़ा रहे हैं। सो दिस मीन्स 1/3 इंटू 1/3 इंटू 1/3 इंटू 1/3 चलते चलते इन्फिनिटी टाइम्स। तो अब 1/3 इंटू 1/3 इज़ 1/9, यानी कि 1/9 1/3 से कम है, मतलब वैल्यू कम हो गई। फिर 1/3 और करेंगे तो 1/27 आएगा, फिर 1/3 और करेंगे तो 1/81 आएगा। तो ये चलते चलते वैल्यू कम होती जा रही है। ऐसा इन्फिनिटी तक करा देंगे तो कितनी वैल्यू अप्रोच हो जाएगी? 0। इसका मतलब अगर हमने किसी फ्रैक्शन की पावर, फ्रैक्शन 1 से कम है और उसकी पावर इन्फिनिटी चढ़ा दिया तो वैल्यू कितनी आएगी? 0। क्या ये बात समझ में आ रही है दोस्तों? हाँ सर। सिमिलरली नेगेटिव फ्रैक्शन हो तब भी, जैसे -1/8 है, उसकी पावर इन्फिनिटी चढ़ाया, तो इसको कैसे लिखेंगे अपन? -1/8 इंटू -1/8 इंटू -1/8 इंटू -1/8 चलते चलते इन्फिनिटी टाइम्स। तो पहले दो तो मिलके हो जाएंगे माइनस और माइनस प्लस, दैट इज़ 1/16। फिर अगले से मल्टीप्लाई करेंगे तो -1/16 इंटू 8। अच्छा, अब कुछ भी हो जाए आखिरी में या तो -1/इन्फिनिटी पहुँचेगी बात, या तो 1/इन्फिनिटी पहुँचेगी, डिपेंडिंग अपॉन की ऑड नंबर से या इवन से। सो 1/इन्फिनिटी भी 0 होता है और -1/इन्फिनिटी भी 0 होता है। सो बॉटम लाइन कि हमने अगर r की पावर इन्फिनिटी रखा है तो या तो वो इन्फिनिटी आ सकता है जब r ग्रेटर देन 0 हो, या तो वो प्लस माइनस इन्फिनिटी आ सकता है जब r लेस देन 0 हो। ठीक है, गलत बात, r ग्रेटर देन 1 हो। ठीक है, तो इन दोनों ही केस में नॉट डिफाइंड आएगा ये। तो हम कलेक्टिवली इसको कैसे लिख दें? r टू द पावर इन्फिनिटी विल बी नॉट डिफाइंड इफ़ r इज़ ग्रेटर देन 1 या r इज़ लेस देन -1। तो उसको कलेक्टिवली ऐसे लिख सकते हैं, मॉड r इज़ ग्रेटर देन 1। ठीक है, और r टू द पावर इन्फिनिटी 0 आ जाएगा अगर मॉड r इज़ लेस देन 1, यानी r -1 से 1 के बीच में हो जाए। तो हमारा काम केवल इतने से है। वो ऊपर की रामायण बस इसलिए सुनाई ताकि हमें ये r टू द पावर इन्फिनिटी 0 कब लिख सकते हैं? जब ये फ्रैक्शन -1 और 1 के बीच में हो जाए। ठीक है, तो बॉटम लाइन, ऊपर की चीज़ कोई भी चीज़ समझ में नहीं आई तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये चीज़ याद रखना है कि r टू द पावर इन्फिनिटी विल बी 0 ओनली व्हेन r इज़ बिटवीन -1 से लेके 1 तक। अगर -1 से 1 के बीच में है तब r टू द पावर इन्फिनिटी की वैल्यू 0 होगी। यानी कि ऐसे भी लिख सकते हैं इसको कलेक्टिवली, मॉड r इज़ लेस देन 1। मॉड हटा देते तो -1 और 1 इधर लगा देते, इक्वलिटी में पड़ा था ये। ठीक है, तो हम इनफाइनाइट जीपी का सम निकालेंगे अब। सो कंसीडर एन इनफाइनाइट जीपी। अब अपने काम की बात आ जाती है। कंसीडर एन इनफाइनाइट जीपी फॉर विच मॉड ऑफ आर इज़ लेस देन 1। मॉड ऑफ आर इज़ लेस देन 1 का क्या मतलब है? दिस जीपी इज़ डिक्रीजिंग, डिमिनिशिंग जीपी बोल सकते हैं जिसे, डिमिनिशिंग जीपी। ठीक है, सो फर्स्ट टर्म क्या है? फर्स्ट टर्म है ए, दूसरी टर्म है ए आर, तीसरी टर्म है ए आर स्क्वायर एंड सो ऑन। इसकी वैल्यू कम होती जा रही है। अच्छा, सम क्या लिखेंगे इसका? अपन सम लिखेंगे ए प्लस ए आर स्क्वायर
और क्योंकि इनफाइनाइट है देयर आर इनफाइनाइट टर्म्स। ठीक है, चलते चलते कहाँ तक पहुँच गई बात? इनफाइनाइट तक। सो इनफाइनाइट टर्म्स। तो इसका फॉर्मूला लिखने जाएंगे जब हम, तो क्या लिखेंगे? लिखेंगे a इंटू आर टू द पावर n माइनस वन डिवाइडेड बाय r माइनस वन। सम टू द n टर्म्स का फॉर्मूला लगा दिया। अब n क्या है यहाँ पर? व्हाट इज n? n इज इन्फिनिटी और r क्या है? 1 से छोटा। सो r की पावर n क्या हो जाएगा? r की पावर n हो जाएगा 0। सो क्या हो गया ये? a इंटू माइनस वन डिवाइडेड बाय r माइनस वन। अब माइनस वन को नीचे एडजस्ट कर दिया तो a अपॉन वन माइनस आर। तो ये होता है सम टू द इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ एन डिक्रीजिंग जीपी। इसको नोट करो अच्छे से, ये याद रखना है हमें। और याद रखने के लिए केवल एक चीज़ कि आर टू द पावर एन जो फॉर्मूला होता है उसमें ये वाली चीज़ ज़ीरो हो जाएगी, बाकी सब कुछ वही रहेगा क्योंकि यहाँ पे एन इन्फिनिटी है इस वजह से। सो आर टू द पावर एन विल गो टू ज़ीरो। ये आया समझ में? यस सर। सर बोलो अगर अक्षर। जीरो है हाँ, तो आर की वैल्यू 1 हो जाएगी। अबे एन ज़ीरो नहीं है, आर टू द पावर एन ज़ीरो है, एन तो इन्फिनिटी है, अच्छा एन इज़ इन्फिनिटी, आर टू द पावर एन इज़ ज़ीरो। वही मैं सोच रहा था कि कोई अगर एब्सेंट माइंडेडली यहीं पे जागा होगा तो मैंने क्या एरो ऐसे बनाया हुआ था ज़ीरो की तरफ, तो उसको फिर एन ज़ीरो लगेगा। एन ज़ीरो थोड़ी है, एन तो नंबर ऑफ़ टर्म्स है। नंबर ऑफ़ टर्म्स काउंट करो, 1 2 3 4 इन्फिनिटी तक काउंट करो तो इन्फिनिटी नंबर ऑफ़ टर्म्स होंगी। सो एन इन्फिनिटी है और क्योंकि आर की वैल्यू माइनस वन और वन के बीच में है, हम आर टू द पावर इन्फिनिटी को ज़ीरो लिख सकते हैं। सो फाइनली ये याद रखना है हमें। और वो कैसे आया? ओरिजिनल फॉर्मूले में बस आर टू द पावर एन को ज़ीरो कर दिया। ठीक है, सो बॉटम लाइन what we have to remember? We have to remember a plus ar plus ar square plus चलते चलते infinity तक this will be equals to a 1 minus r and which condition is applied here कि mod r की वैल्यू 1 से कम होनी चाहिए तभी डिक्रीजिंग जीपी आएगी, और अगर mod r की वैल्यू 1 से ज़्यादा हो गई तब तो सम इनफाइनाइट ही आ जाएगा। तो नोट करके लिख लो यहाँ पे कि if mod r is greater than 1 then sum on left hand side will not exist, will not exist। ठीक है, तो एक छोटा सा एग्जांपल कर लेते हैं इस पे कि find the sum of 6 2 2 by 3 2 by 9 से लेके इन्फिनिटी तक इनफाइनाइट जीपी दी हुई है। तो सबसे पहले तो हमें चेक करना पड़ेगा क्या कॉमन रेशियो माइनस वन से वन के बीच में है। तो हमने कहा चलो चेक करते हैं। सो आर देखा, आर क्या होगा? 2 डिवाइडेड बाय 6। सो 2 डिवाइडेड बाय 6 इज इक्वल्स टू 1 बाई 3। तो ये 1 से छोटा है, हाँ भाई, तो हम फॉर्मूला लगा सकते हैं। सो रिक्वायर्ड सम क्या होगा? रिक्वायर्ड सम होता है a इंटू आर टू द पावर n माइनस वन अपॉन आर माइनस वन। अब इसमें r टू द पावर n क्या हो जाएगा? 0। ये 0 हो गया तो क्या हो गया अपने पास? a इज़ नथिंग बट 6 इंटू माइनस वन, नीचे एडजस्ट कर दिया तो 1 माइनस आर लिख देते हैं, नथिंग बट 6 अपॉन 1 माइनस आर, आर इज़ 1 बाई 3। सो 1 माइनस 1 बाई 3 इज़ 2 बाई 3, सो 6 अपॉन 2 बाई 3। सो ये 3 ऊपर पहुंच गया और ये 6 से 2 कटा तो 3, 3 इंटू 3 इज़ 9। सो क्या आंसर आ गया इसका? 9। आई बात समझ में? अच्छा, अब तुम्हारा दिमाग बोल रहा होगा कि पहली टर्म ही 6 है, दूसरी टर्म मिल गए 2 है तो 8 हो गया, तो ये तो 8 तो 2 ही टर्म में पहुंच गया, अगले में इनफाइनाइट तक क्या 9 तक नहीं पहुंच पा रहा? तो हम कहेंगे बिल्कुल, एक बार विजुलाइज कर लेते हैं इसको। 6 2 2 बाई 3 2 बाई 9 ऐसे चल रही है जीपी।
तो अब इस टर्म की वैल्यू कितनी है? इसकी तो 6 है। इसकी वैल्यू कितनी है? इसकी वैल्यू 2 है। इसकी वैल्यू कितनी है? 2/3 इज़ नथिंग बट 0.66। 0.6 को भी 3 से डिवाइड कर दिया तो यहाँ 0.33। फिर अगली टर्म जो आएगी वो कितनी आएगी? 0.11। अगली टर्म जो आएगी वो क्या आएगी? 0.11 को भी डिवाइड किया है 3 से, यानी कि 0.03 समथिंग। ठीक है, तो पहली दो टर्म को जोड़ा तो कितना आया? पहली दो टर्म को जोड़ा तो आया अपने पास 8। ठीक है, पहली 3 टर्म को जोड़ा तो 8.66 आया, 8.66। फिर अगली उनमें जोड़ दिया, सो 8.66 प्लस 0.33, ये कितना आ गया? 8.99। फिर अगले में जोड़ा, अच्छा इसमें 3 से डिवाइड करेंगे इसको तो पॉइंट, थोड़ी गड़बड़ कर दी है, 3 से किया तो ये 0.22 आएगा। ये 0.33 नहीं 0.22 आएगा, क्योंकि इसको जब डिवाइड करेंगे तो ये 0.22 आएगा। तो अगली टर्म बनेगी 8 पॉइंट, जस्ट मैं एक ओवरव्यू दे रहा हूँ, इतना सोचेंगे नहीं हम हर बार बैठ के। तो ये वाला पहुँच जाएगा 8.66 प्लस 0.22, दैट इज़ 8.88। फिर अगला जोड़ा तो फिर 8.99 समथिंग पहुँच जाएगा। 0.22 को डिवाइड करेंगे 3 से तो ये आएगा लगभग 0.07। 0.07 को डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 0.02। सो अगले को जोड़ा तो हमारे पास आया 8.95। फिर अगले को जोड़ा तो ये आया 8.97। तो अब तुम्हें प्रतीत सा हो रहा है कि ये वैल्यू सेटिस्फाई होते होते आखिरी में सैचुरेट हो रही है। सो जो इन्फिनिटी तक पहुँचेंगे तो 9 तक ही पहुँच पाएगी वो वैल्यू। क्या ये बात समझ में आ रही है? क्या ये जो मैंने पेंसिल से लिखा है ये दिखाई दे रहा है दिव्यांका? ये 8 है, ये 8.66 है, ये 8.88 है। मतलब मैं जस्ट एक ओवरव्यू दे रहा हूँ कि एक थॉट आता है ना कि यार 2 ही टर्म तो 8 हो गई थी, अब इन्फिनिटी तक के 9 ही पहुँच पा रही हैं। तो बिल्कुल हाँ सही बात है, 9 ही पहुँच पा रही है, क्योंकि डिमिनिश होती जा रही है वैल्यू इस वजह से। फिर अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं कि फाइंड द सम ऑफ द सीरीज पहली टर्म है 3, अगली टर्म है -3/2, अगली टर्म है 3/4, अगली टर्म है -3/8 एंड सो ऑन टिल इन्फिनिटी। तो इनकी सीरीज़ का अपन को सम फाइंड करना है। तो देखा भाई, सबसे पहले कॉमन रेशो देखते हैं, क्या -1 से 1 के बीच में है तभी कुछ करेंगे। सो दिस डिवाइडेड बाय दिस, सो -3/2 डिवाइडेड बाय 3 डिवाइडेड बाय 3। तो 3 से 3 कट गया तो ये कितना है? -1/2। तो क्या ये -1 और 1 के बीच में है? तो हमने कहा हाँ। तो इसका मतलब सम टू द इनफाइनाइट सीरीज लिखेंगे अपन। Sn का फॉर्मूला क्या होता है? a इंटू आर टू द पावर n-1 डिवाइडेड बाई r-1। अब r टू द पावर n 0 हो जाएगा, ठीक है। तो a क्या है? a है 3, यहाँ पे ये आ गया -1 और नीचे r-1। सो इधर उल्टा कर देते हैं, 3/1 - r, ठीक है। तो रखा यहाँ पे 3/1 - r, r इज़ नथिंग बट -12। सो 3/1 + 1/2, 1 + 1/2 इज़ नथिंग बट 3/2। 3 से 3 कटा, 2 ऊपर पहुँचा, तो ये कितना आ गया? 2। तो यही अपना आंसर है। इस जो इनफाइनाइट सीरीज़ है इसका सम हो गया 2। ठीक है, तो कुल मिला के हमें क्या याद रखना है? फॉर्मूला, सारे फॉर्मूलेज अब यहाँ पे एनलिस्ट कर देते हैं। एनलिस्ट ऑल द फॉर्मूलाज ऑफ अ जनरल जीपी। तो हमारे पास एक जनरल जीपी है a इंटू मतलब पहली टर्म a, दूसरी टर्म AR, तीसरी टर्म AR² एंड सो ऑन, ठीक है। तो अगर हमें nth टर्म लिखनी है, सो दैट वुड बी a इंटू r टू द पावर n-1। सम टू द n टर्म लिखना है, सो दैट वुड बी a इंटू r टू द पावर n-1
अपॉन r माइनस 1, ठीक है। और अगर ये इनफाइनाइट जीपी है और डिमिनिशिंग है, सो एक इम्पॉर्टेंट की, इफ इट इज़ एन इनफाइनाइट जीपी, if it is an infinite GP and that too diminishing का मतलब mod of common ratio is less than 1, diminishing, ठीक है। तब अच्छा से लिख देता हूँ, diminishing, तब हम sum to the infinite terms क्या लिखेंगे, a into r अपॉन 1 माइनस r। तो ये बेसिकली 3 फॉर्मूला अपन को जीपी के याद रखने हैं, ठीक है। अब हम आज का होमवर्क नोट कर लेते हैं। तो आज का होमवर्क तुम्हारा एनसीईआरटी से है। एनसीईआरटी में जो जीपी की एक्सरसाइज है वो सॉल्व करनी है। जीपी की एक्सरसाइज 7.2 है इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। कोई वेरीफाई करो इस बात को जिसने एनसीईआरटी की शक्ल देखी है। नवींद्र 7.2 ही है ना? नवींद्र तो है तो सही, हाँ तो 7.2 ही है मोस्ट प्रोबेबली। एक सेकंड सर देख के बता। हाँ देख के बताओ। तो आज का होम, और ये भी बताना कि कितने क्वेश्चन हैं उसमें। सर 9.2 है। 9.2 कितने क्वेश्चन हैं? 18 क्वेश्चन हैं। तो इसको सॉल्व करना तुम 1 घंटे का टाइम लगेगा इसको सॉल्व करने में, ठीक है। सो यू हैव टू डिवोट 1 आवर इन सॉल्विंग दिस, ठीक है। चलो तो पुराना सर एक्सरसाइज 9.3 है। 9.3 है और उसमें 32 क्वेश्चन है। 32 क्वेश्चन है और एक्सरसाइज नंबर क्या है? 9.3। 9.3, ठीक है। तो 9.3 करनी है, 32 क्वेश्चंस हैं, तो समय बढ़ाओ, इसमें 1.5 घंटा लगेगा। सो 1.5 घंटे की एक सिटिंग में बैठ के ये कंप्लीट करनी है, 1 सिटिंग, ठीक है। तो ठीक है, पुराना जो छूटा है उसको छोड़े रहने दो, ये करना है नेक्स्ट क्लास से पहले, फिर अपन जीपी के थोड़े से हायर लेवल पे पहुंचेंगे, ठीक है। चलो बाय बाय एवरीवन, मिलते हैं कल।